हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले वर्षों में पूछे जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक, सबसे पहले अपमार्जक का फॉर्मूला क्या होता है ये जानते हैं। तो अपमार्जक का फॉर्मूला होता है C17H35 COO होता है। क्या होता है? C17H35 COO होता है। तो अपमार्जक जो रहता है, अपमार्जक का प्रयोग हम लोग किस चीज में करते हैं? तो अपमार्जक का प्रयोग हम लोग सर्फ एक्सल में करते हैं, जो कि आप लोग कह सकते हैं कि कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है, शैम्पू जिससे कि आप लोग नहाते हैं, या फिर इजी सर्फ यानी कि जिसे डिटर्जेंट हम लोग जिसको कहते हैं, या फिर आप लोग ठंडे के दिनों में अपने स्वेटर को धोने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तीनों में उपयोग अपमार्जक का होता है। यानी तीनों ऑप्शनों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि उपरोक्त में सभी से अपमार्जक बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? तो किरोसिन तेल, किरोसिन ऑयल, तो किरोसिन ऑयल में डुबा के हम सोडियम धातु को रखते हैं। किस धातु को रखते हैं? तो सोडियम धातु को रखते हैं। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका संकेत Na होता है। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। इस पर यह वैद्युत धनात्मक तत्व है। तो यानी हम कह सकते हैं कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि इस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करना है? तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो वस्तु से जब हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये नहीं होगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब हम लोग वक्रता केंद्र से फोकस की ओर बढ़ते हैं या फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। CO2 है, तो CO2 एक क्या है? तो CO2 को हम लोग क्या कहते हैं? CO2 जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? सबसे पहले यह एक गैस है और यह एक अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु क्या होता है? तो अम्लीय होता है। अधातु क्या होता है? हमारे वातावरण में अम्लीय प्रकृति का होता है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण बताना है। तो ब्रेन हेमरेज कैसे होता है सबसे पहले ये हम जानते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है, ठीक। ब्रेन में यदि हम ओवर टेंशन लेते हैं, ओवर टेंशन लेते हैं तो हमें क्या हाइपर टेंशन के कारण से हमें ब्रेन हेमरेज होने का खतरा हो सकता है। ये इसलिए कहता है ब्रेन हेमरेज जो होगा ज्यादा थिंकिंग के कारण होगा, ज्यादा सोचने के कारण होगा। किसी चीज के बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? करेक्ट ऑप्शन, हाइपर टेंशन। प्रश्न संख्या 26। 26 में प्रश्न कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? देखिए नहीं कह रहा है। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो रहते हैं वो प्रोटीन का पाचन कर सकते हैं, वसा का भी पाचन कर सकते हैं, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी। सेलुलोज का पाचन सिर्फ शाकाहारी जीव ही कर सकते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि। ये सभी क्या है? शाकाहारी जीव है। और ये सभी क्या कर सकते हैं? पाचन कर सकते हैं सेलुलोज का। और सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन वैद्युत धनात्मक तत्व है? क्या कह रहा है? वैद्युत धनात्मक तत्व। हम उस समय चर्चा किए जिस समय हम बताए कि सोडियम जो है, सोडियम क्या है? सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। और उसी समय हम बताएं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23 होता है, और वह है क्या है? वैद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक, तो इससे आप लोग को स्पष्ट हो गया कि सोडियम धातु जो है वैद्युत धनात्मक तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या कह रहा है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? प्रतिपादित का मतलब होता है कि किसने दिया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। और मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने, ये आपका विद्युत चुंबकीय चैप्टर का है प्रश्न। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख की रेटिना जो होता है उसके द्वारा छवि यानी बनाया गया इमेज जो होता है, इमेज कैसा होता है? तो छवि मतलब इमेज होता है। तो मानव आंख के जो रेटिना के द्वारा जो इमेज बनता है ना, तो वो वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक रहता है। और वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनता है। इसलिए मानव नेत्र जो रहता है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनता जो इमेज है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके पढ़ता है, हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके पढ़ता है। अब पूछेगा मानव रेटिना में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस घटना के कारण? तो हम लोग देखते होंगे कि दिन के समय में आकाश का रंग जो रहता है हमें नीला प्रतीत होता है। जब हम लोग आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही होता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 31 नंबर प्रश्न कह रहा है गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान जो था वह 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1985 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मानव में गर्भ की अवधि होती है। तो मानव, कोई भी ह्यूमन है, वो बच्चे को जन्म देता है। तो बच्चे को जन्म देने में उन्हें कितना समय लगता है? तो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, हम लोग क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है? 9 महीने माना जाता है। कितना माना जाता है? 9 महीने माना जाता है। 9 महीने मतलब 270 दिन माना जाता है। लेकिन मानव गर्भ की अवधि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड जो होता है, सीबीएसई बोर्ड के अनुसार से 280 दिन माना जाता है। यानी 9 महीने 10 दिन माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए 270 दिन होगा। यदि सीबीएसई बोर्ड का आप एग्जाम दीजिएगा तो 280 दिन टिक आउट कीजिएगा। मानव में गर्भ की अवधि होती है। चलिए प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कॉपर पायराइट है। क्या है? कॉपर पायराइट है। तो कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, क्या होता है? CuFeS2 अयस्क है। तो कॉपर पायराइट किसका अयस्क है ये पूछ रहा है। तो कॉपर का हिंदी क्या होता है? तो तांबा। क्या होता है? तांबा। तो कॉपर पायराइट किसका अयस्क हो जाएगा? तो तांबा का अयस्क हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है
कि हीरा एवं ग्रेफाइट है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन के अपरूप है, लेकिन वो समावयवी है। क्या है? समावयवी है। हीरा एवं ग्रेफाइट जो है वह समावयवी है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीरा एवं ग्रेफाइट समावयवी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए क्या कह रहा है, नहीं पे आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही गलती होने की संभावना अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इसके बाद जल होना चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो CO2 होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, हमें जल मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालता है, रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिलीज करता है, इसी कारण से उसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं? तो शरीर में जो सबसे छोटी रक्त वाहिनी है उसको हम लोग वेना कव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना कव कहते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेना कव इज द राइट आंसर। तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन हो जाएगा? तो वेना कव हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? देखिए नियंत्रित करना है फलों के पकने को, तो फलों के पकने को हम लोग नियंत्रित किसके द्वारा करते हैं? तो एथिलीन के द्वारा हम लोग फलों के पकने का नियंत्रण करते हैं। एथिलीन के द्वारा हम लोग फलों के पकने का नियंत्रित करते हैं। आप लोग को कमेंट में बताना है कि एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है श्वसन के दौरान, श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है इनहेल प्लस आउट, इन प्लस आउट। तो इन प्लस आउट में क्या होता है? हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, निकलने का कह रहा है, यानी आउट हो रहा है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं, कोई भी इंसान हो, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? देखिए शरीर में एक कुछ ऐसा भाग है जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, उस संरचनाओं या उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस संरचनाओं या उस अंग को हम लोग अवशोषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषी अंग कहते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि CFC है। तो सबसे पहले CFC क्या है? सबसे पहले एक CFC गैस है। क्या है? CFC गैस है। तो CFC गैस जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वही पूछ रहा है। तो CFC गैस का जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और इसका उपयोग जो होता है पहले के समय में, गैस जो होता था आपका फ्रिज के अंदर या फिर AC के अंदर CFC गैस डाला जाता है, जो कि ओजोन लेयर जो हमारा है, ओजोन O3, उसके लिए हानिकारक होता था, लेकिन उसको अब बदल दिया गया है। इसलिए CFC क्या है यहाँ पर? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के सेशन को समझ गए होंगे। बहुत अच्छा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी ऑब्जेक्टिव सेशन का फायदा मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।